हेलो एवरीवन, माय नेम इज सारंग एंड वेलकम टू दी फार्मा अस्त्र क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और उसी चैप्टर में हम पहला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड इट्स मैकेनिज्म। तो बढ़ते हैं पहले पॉइंट के ऊपर। दी एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड, amino acid undergoes a series of metabolic reactions and finally gets oxidized to CO2 and H2O। तो ETC एक्चुअली होता क्या है, जो भी एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड या फिर अमाइनो एसिड, इनमें एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है जिसके वजह से वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है एज अ एंड प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, the hydrogen atom released is accepted by NAD and FAD, which gets converted to NADH2 and FADH2 respectively at intermediate. This FADH2 and NADH2 gets converted or reduced to oxygen and water। तो इस रिएक्शन में, ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, इसमें हाइड्रोजन एटम भी रिलीज होता है जो कि कोएंजाइम्स NAD एंड FAD द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं और वो खुद ट्रांसफॉर्म होते हैं NADH2 एंड FADH2 एट अ इंटरमीडिएट। पर इसी मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान सबसे लास्ट में हमें मिलता है ऑक्सीजन एंड वाटर। तो ये एक मैंने जनरल केमिकल रिएक्शन आपके लिए बताई है। जब NADH2 एज ए इंटरमीडिएट की तरफ प्रोड्यूस होता है इस पूरे केमिकल रिएक्शन में, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं, और जो एंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो है ऑक्सीजन एंड वाटर। पर इसी ऑक्सीजन और वाटर के प्रोडक्शन के बीच में NADH2 एंड FADH2 भी हमें मिलता है या फिर प्रोड्यूस होता है, जो कि फ्री हाइड्रोजन एटम के द्वारा रिलीज किया जाने वाला जो एक्सेप्ट में वो इसका प्रोडक्ट है। उसके बाद आते हैं जो हमारा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ दिस सेल। तो आप सभी ने आपके 12th में, 11th में या फिर फर्स्ट सेमिस्टर में सेल फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा कि जिसमें आपको ये पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ दिस सेल। तो उसका पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। द माइटोकॉन्ड्रिया आर सेंटर फॉर मेटाबॉलिक ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस to generate coenzymes FADH2 and NADH2. These coenzymes are liberated for ATP production with utilization in ETC. These coenzymes are utilized in ETC to liberate the ATP energy. तो एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या है, जो भी ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होते हैं या फिर जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जो कि उसके बीच में या फिर इंटरमीडिएट में NADH2 एंड FADH2 प्रोड्यूस होते हैं और सबसे लास्ट में ATP प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन और वाटर के रोल में। उसके बाद आते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ओवरव्यू ऑफ ETC। तो ये एक जनरल जो बेसलाइन बॉर्डर है या फिर जनरल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ETC का। तो आपको इस डायग्राम में ये दिख जाएगा कि कौन सा कोएंजाइम कब ट्रांसफॉर्म हो रहा है NADH में, कहां पर वो हाइड्रोजन एटम एक्सेप्ट कर रहा है, और सबसे लास्ट में आप ये देखोगे कि जो एंड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं ऑक्सीजन एंड वाटर। उसके बाद जो ये नेक्स्ट डायग्राम है या फिर जो नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस है जो कि हमें इस ETC चेन में या फिर ETC पाथवे में रिक्वायर्ड होने वाली है, जिसके वजह से ये पूरी साइकिल है वो कंप्लीट होने वाली है। इसके बारे में हम अब डिटेल से पढ़ने वाले हैं आने वाले समय में। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गेनाइजेशन। तो माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला कंपोनेंट है आउटर मेम्ब्रेन, सेकंड है इनर मेम्ब्रेन, थर्ड है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, फोर्थ है क्रिस्टी एंड फिफ्थ है मैट्रिक्स। तो ये 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स में माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइडेड है। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गेनाइजेशन का। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ATP सिंथेसाइजिंग सिस्टम इज लोकेटेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन विच इज रिच इन प्रोटीन्स। तो
तो एक्चुअली जो भी एटीपी सिंथेसाइज किया जाता है या फिर एटीपी प्रोड्यूस किया जाता है एंड कोएंजाइम को ट्रांसफॉर्म किया जाता है वो एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में किया जाता है जो कि प्रोटीन से रिच है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज इनपरमेएबल टू H+, K+, Na+, ADP and ATP. It is highly folded to form cristae. Due to cristae, the inner membrane has greater surface area and also possesses the specialized particle called F1 particle which are center for ATP production. तो ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो एक्चुअली इनपरमेएबल है Na+, K+, H+, ATP एंड ADP। और साथ ही में अगर इसके एक और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे तो इनर मेम्ब्रेन एक हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है जिसके वजह से उसका सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा है और इन्हीं फोल्डेड स्ट्रक्चर के ऊपर हमें F1 पार्टिकल्स दिखाई देते हैं जो कि ATP प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद आते हैं जो फिफ्थ कंपोनेंट है माइटोकॉन्ड्रिया का जिसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। द ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिच इन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिट्रिक एसिड साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइनो एसिड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी चेन। द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस जैसे कि कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। तो आपको याद करने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। बेसिकली एनर्जी प्रोडक्शन के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए सिर्फ 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस ही इंपॉर्टेंट है जिसके नाम है कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। जो पहले के 4 कॉम्प्लेक्सेस है साथ ही में उसमें NADH2, कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम C एंड ऑक्सीजन ये सारे मिलकर ATP का प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंपोनेंट्स एंड रिएक्शंस ऑफ एटीपी ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है आपके जीपैट एग्जाम पॉइंट के व्यू से, आपके सेमेस्टर पॉइंट के एग्जाम के व्यू से, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो किस किस स्टेप्स में डिवाइडेड है और वहां पे कौन से जो एंजाइम से या फिर कौन से जो कंपोनेंट है वो वहां पे मौजूद होते हैं उसके बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं। द कैरियर्स फॉर ETC आर निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड, सेकंड है फ्लावोप्रोटीन्स, थर्ड है आयरन सल्फर प्रोटीन, नेक्स्ट है कोएंजाइम Q एंड लास्ट है साइटोक्रोम्स। सो द निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड का पहला पॉइंट है NAD इज मोर एक्टिव इन ETC। NAD इज रिड्यूस to NAD+ and H+ by dehydrogenase which removes the 2 hydrogen atom with substrate AH2। तो इस रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है जो NAD है वो कन्वर्ट हो जाता है या फिर रिड्यूस हो जाता है NAD+ एंड H+ में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीहाइड्रोजिनेस, और जो AH है विथ हाइड्रोजन एटम जो भी रिलीज होता है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है जिसको हम AH2 भी बोलते हैं। वो चाहे ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट भी हो सकता है, मैलेट भी हो सकता है, आइसोसिट्रेट भी हो सकता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट भी हो सकता है, या फिर सबसे लास्ट में पायरुवेट हो सकता है। तो ये जो कंपाउंड्स है इन्हीं के साथ जो रिलीज हो चुके 2 हाइड्रोजन एटम है वो बाउंड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो नेक्स्ट कैरियर है जिसको हम फ्लावोप्रोटीन्स भी बोल सकते हैं जो कि केमिकली है NADH डीहाइड्रोजिनेस या फिर NADP कोएंजाइम Q रिडक्टेस। तो ये एक्चुअली ये जो फ्लावोप्रोटीन है इसका क्या रोल है ETC में, ये 2 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और खुद ट्रांसफॉर्म हो जाता है FMNH2 में। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही मौजूद रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरियर है ETC का जिसको हम आयरन सल्फर प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं, जिसका पहला पॉइंट है द आयरन सल्फर प्रोटीन एग्जिस्ट इन Fe+3 और Fe+2 state. The one FeS participates in electron transfer from FMN to coenzyme Q. The other FeS is associated with cytochrome B and cytochrome C1. तो एक्चुअली जो
आयरन सल्फर प्रोटीन है जिसमें जो आयरन है जो कि Fe3+ या फिर Fe2+ स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है हमारे बॉडी में। इसमें जो पहला FeS प्रोटीन है, आयरन सल्फर प्रोटीन है, वो रिस्पॉन्सिबल रहता है ट्रांसफर करने के लिए FMN टू कोएंजाइम Q, और जो सेकेंड आयरन सल्फर प्रोटीन है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम साइटोक्रोम B टू साइटोक्रोम C1। उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला कैरियर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, जिसका नाम है कोएंजाइम Q, जिसका पहला पॉइंट है इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम FMNH2 produced by ETC by NADH dehydrogenase or FADH2 produced outside the ETC. Coenzyme Q has no vitamin precursor in animal. It is directly synthesized in the body. उसके बाद नेक्स्ट है जो सबसे लास्ट वाला कैरियर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, जिसको हम साइटोक्रोम भी बोल सकते हैं, जिसका पहला पॉइंट है द साइटोक्रोम्स आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन विद द हीम ग्रुप। तो एक्चुअली इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसको हीम ग्रुप अटैच है या फिर आयरन ग्रुप अटैच है। द इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कोएंजाइम Q टू साइटोक्रोम B, C1, C, A एंड A3 इन ऑर्डर। तो एक्चुअली साइटोक्रोम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर फंक्शंस ये हो सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए बहुत ही बड़ा योगदान देता है फ्रॉम कोएंजाइम टू साइटोक्रोम्स। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोडक्शन ऑफ रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ आयरन प्रेजेंट इन द साइटोक्रोम अलाउ देम टू फंक्शन एज इफेक्टिव कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कैरियर ETC। तो एक्चुअली जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते रहते हैं इन साइटोक्रोम में, उसी के वजह से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर पाते हैं, जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ETC में। नेक्स्ट पॉइंट है साइटोक्रोम C इज अ स्मॉल प्रोटीन, इट इज अ सेंटर मेम्ब्रेन ऑफ ETC विथ इंटरमीडिएट रेडॉक्स पोटेंशियल। तो रेडॉक्स पोटेंशियल के बारे में हमने इसके पहले की वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपको उस वीडियो के बारे में जानना है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज ओनली इलेक्ट्रॉन कैरियर विच कैन डायरेक्टली रिएक्ट विथ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। नेक्स्ट द फाइनल स्टेज ऑफ ETC, द ट्रांसपोर्टेड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री प्रोटॉन्स एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म द वाटर। जो सबसे लास्ट वाला स्टेप है ETC में, उसमें एक्चुअली होता क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेड रहते हैं, प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्टेड रहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रहते हैं, ये तीनों चीज कंबाइन होकर वाटर का प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनकपलर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसको हम इनहिबिटर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोल सकते हैं, जिसका पहला पॉइंट है ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन प्रोसीड साइमल्टेनियसली। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है या फिर ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप एक साथ होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स that can uncouple the electrons transport from oxidative phosphorylation. This increases the permeability of inner membrane resulting in ATP synthesis inhibition. और सबसे लास्ट वाला पॉइंट है the uncouplers allows oxidation of substrate via FADH2 and NADH2 without ATP production. सो दैट्स फॉर इट टुडे गाइज। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी फार्मा अस्त्र क्लासेस। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप बेझिझक होकर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।